जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का चैप्टर 6 देखेंगे, जिसमें हमें मुगल काल के दौरान भू राजस्व प्रणाली को अच्छे से समझना है। इसके पहले हिस्ट्री पेपर सेकंड के 5 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं और हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का सभी पूरा जो सिलेबस है वह कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट चेक करिए, दोनों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट और सेकंड की। और पॉलिटिकल साइंस की भी क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। जिस भी सब्जेक्ट्स को आप लिए हों उसके क्लासेज आप कर सकते हैं और उसके नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे यह आपको बता दिए गए हैं। टेलीग्राम चैनल पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप मैसेज करेंगे कि सर हमें नोट्स चाहिए, आपको वहाँ पर उसके बाद जो बताया जाएगा कैसे नोट्स आपको मिलेंगे। मात्र 25 रुपये में किसी भी एक पेपर के चैप्टर वाइज सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं मुगल काल के दौरान भू राजस्व प्रणाली को। इसके पहले चैप्टर 5 में हमने सल्तनत काल के दौरान सामाजिक स्थिति, स्त्रियों की स्थिति सब कुछ पढ़ लिए हैं। अब हम मुगल काल के दौरान भू राजस्व प्रणाली को समझेंगे। 1526 में इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर ने मुगल काल की शुरुआत की थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां जो भी आते हैं उसके बाद उनके समय में यह भू राजस्व प्रणाली कैसी रहती है इसी को हमें पढ़ना है। मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था को अगर हम समझें तो अफगानों के शासनकाल में भारतवर्ष में जागीरदारी प्रथा थी। इसके पश्चात मुगल वंश के बाबर, हुमायूं को भूमि राज्य व्यवस्था की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिला। हुमायूं का प्रतिद्वंदी शेर शाह सूरी जो था वह प्रथम राज्य की आय के साधन की व्यवस्था करने की दिशा में अग्रसर हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि बाबर जब यहाँ पर आता है, दिल्ली सल्तनत का समापन करता है और मुगल वंश की शुरुआत करता है, फिर उसका यहाँ पर जो जीवन काल रहता है वह सिर्फ युद्धों में, क्षेत्र विस्तार में ही रह जाता है। वह भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में कार्य करे, उसके पास इतना समय ही नहीं बचता है, ना ही हुमायूं के समय। हुमायूं को भी आपने पढ़ा होगा कि हुमायूं यहाँ पर शासन करता है, विभिन्न युद्ध करता है, शेर शाह सूरी से हार जाता है। शेर शाह सूरी से हारने के बाद वह भागा फिरता है, फिर से वह अपना एक प्रकार से सैनिक इकट्ठा करता है, अपना सेना इकट्ठा करता है, फिर से आकर युद्ध करता है, शेर शाह सूरी को हराता है और फिर से जो है अपना एक प्रकार से मुगल वंश की स्थापना करता है 5 वर्ष के पश्चात। तो उसके पास जो है समय ही नहीं रहता है कि वह भू राजस्व व्यवस्था की ओर ध्यान दे। उसके बाद आते हैं हुमायूं के बाद अकबर। वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रकार से जो भी कार्य करते हैं भू राजस्व व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए। उसने एक जो हुमायूं है, शेर शाह सूरी जो 5 साल था उसने कार्य किया हुआ था भू राजस्व व्यवस्था को अच्छा बनाने में। उसने लगान की दर निश्चित की तथा भूमि की पैमाइश कराई। उसने भूमि पर कृषकों का अधिकार स्वीकार किया तथा उन्हें पट्टे प्रदान किए, जो कि अभी भी चल रहा है यह व्यवस्था। हुमायूं ने लौटकर पुनः जागीरदारी प्रथा प्रारंभ कर दी। हुमायूं के पश्चात सर्वप्रथम अकबर का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। उसने भूमि सुधार के लिए नवीन प्रयोग करने आरंभ कर दिए। यद्यपि आरंभ में इन प्रयोगों में उसे विशेष सफलता नहीं मिली, परंतु उसकी अथक प्रयास तथा उसके पदाधिकारियों के कठोर परिश्रम का परिणाम एक प्रकार से अत्यंत लाभकारी निकला। अकबर के भूमि सुधार की बात करें तो अकबर ने भूमि सुधार व्यवस्था में, भू राजस्व व्यवस्था में बहुत ही अच्छा शुरुआती विकास लाने का प्रयास किया हुआ था। अकबर ने सर्वप्रथम क्या किया कि भूमि की पैमाइश कराई, अर्थात उसके मापने की प्रक्रिया को देखा। इस नवीन व्यवस्था के अनुसार सर्वप्रथम अकबर ने समस्त कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवाई। अकबर से पूर्व शेर शाह सूरी ने भी भूमि की पैमाइश करवाई थी, परंतु तब पैमाइश के लिए रस्सी का प्रयोग किया जाता था। रस्सी बरसात में सिकुड़कर अर्थात सिकुड़कर छोटी हो जाती थी, अन्य समय में वह बढ़ जाती थी, अतः पैमाइश का उचित तरीका यह नहीं था। अकबर ने जो है वासियों को लोहे के छल्ले से जुड़वाकर भूमि नापने के उपकरण निर्मित करवाए तथा उसने सिकंदर लोदी के गज को प्रमाणिक माना, जिसकी लंबाई 32 इंच के लगभग होती थी। संपूर्ण राज्य में सीकर के द्वारा भूमि की नपाई की जाती थी। इससे पहले हमने आपको बताया कि हुमायूं को जब हराकर शेर शाह सूरी आया हुआ था 5 वर्ष के लिए, तो उसने भू राजस्व व्यवस्था में भूमि की पैमाइश कराई हुई थी, परंतु उसने रस्सी के द्वारा कराई हुई थी। रस्सी आपको पता है कि
अलग अलग समयों में वह सिकुड़ जाती है, फैल जाती है, तो उससे पैमाइश करना एक सही अनुपात नहीं होता था, सही तरीका नहीं माना जाता था। इसलिए लोहे के छल्ले को जुड़वाकर अकबर ने बनवाए भूमि नापने के उपकरण और उससे मापन करवाया, और सिकंदर लोदी ने एक गज जो प्रामाणिक माना हुआ था उसको प्रामाणिक माना भूमि नापने के लिए। गज को, जैसे कि आपका अभी किलोमीटर होता है, मीटर होता है, लंबाई में आप देखते हैं, तो उसी प्रकार उस समय गज होता था। तो गज को अकबर ने प्रामाणिक माना और भूमि की पैमाइश करवाई। उसके बाद भूमि का वर्गीकरण कर दिया, अर्थात अलग अलग भूमि को उसकी योग्यता के अनुसार पर बांट दिया। कृषि योग्य भूमि को 4 भागों में बांटा। सबसे पहला कौन सा था, उसने पोलज बांटा, जहां पर हमेशा जो है कृषि की जा सकती थी, खेती की जा सकती थी। भूमि की उपज के अनुसार सर्वश्रेष्ठ भूमि जो होती थी वह पोलज कहलाती थी, जिस पर प्रत्येक वर्ष कृषि की जाती थी तथा जिसे कभी परती नहीं छोड़ना पड़ता था। पोलज जो है वह भूमि कहलाती थी। पोलज भूमि क्या होती है, वह भूमि जिसमें लगातार खेती की जाती है और कभी खाली नहीं छोड़ी जाती है। पोलज आप समझ गए होंगे, सबसे पहली भूमि जो सर्वश्रेष्ठ उपज में होती थी, जहां पर हमेशा खेती की जा सकती थी, एक भी वर्ष उसे परती छोड़ने का आवश्यकता नहीं पड़ता था, वह पोलज कहलाता था। दूसरा कौन सा था, परती भूमि, वह भूमि जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ा जाता था, जिस पर एक वर्ष कृषि करके उपजाऊ बनाने हेतु तो एक वर्ष के लिए छोड़ जाता था, वह परती भूमि थी। तीसरा चांचर, यह भूमि थी जिसको 2-3 वर्ष तक परती छोड़ने के उपरांत कृषि योग्य बनाया जाता था। और चौथा था बंजर, वह भूमि जिसमें लवड़ों की अधिकता होती थी, वह 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष तक परती छोड़ना पड़ता था जिससे वह कृषि योग्य बन सके। अर्थात कृषि की योग्यता के अनुसार सबसे पहले पैमाइश कराया, उसके बाद योग्यता के अनुसार उसका विभाजन कर दिया कि सबसे अधिक उपज वाली भूमि अलग, उससे कम, उससे कम, उससे कम 4 भागों में विभाजित कर दिया। पोलज, परती, चांचर, बंजर। पोलज सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती थी, परती जो है एक वर्ष उसको परती छोड़ना पड़ता था जिससे वह उपजाऊ हो सके। चांचर वह है जो 2 से 3 वर्ष छोड़ी जाती थी परती, तब जाके, परती का मतलब होता है कि एक वर्ष खेती नहीं की जाती थी, जितने वर्ष खेती नहीं की जाती थी उतने वर्ष की परती उसे छोड़ी जाती थी, अर्थात उसे छोड़ दिया जाता था, उसमें कुछ भी नहीं लगाया जाता था। इस प्रकार से 4 भागों में उसने विभाजित किया। फिर नगद राशि में कर को संग्रह करना शुरू किया। पहले क्या होता था कि आपने इक्ता प्रथा देखी होगी, इल्तुतमिश ने जो कि लागू की थी। हमने आपको हर चीज़ पढ़ाई हुई है, आप 5th सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, 3rd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर में मिला के आप पूरा इतिहास एक बार पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक स्थिति अलग अलग कालों में। तो यह जो सैलरी देने की व्यवस्था थी, इक्ता व्यवस्था में क्या था कि भूमि दे दिया जाता था, किसी को इतना भूमि का टुकड़ा सैलरी के रूप में दे दिया जाता था, परंतु वही अब नगद कर वसूला जाता है, नगद सैलरी भी दी जाती है। तो अकबर ने अनाज से अधिक नगद कर वसूल किया, जैसे कि कर के रूप में पहले अनाज ही ले लेते थे, 50% अगर अनाज लगता था तो जितना हो उसका आधा अनाज ले लेते थे, परंतु उसको नगद वसूलने की प्रक्रिया चालू कर दी गई। अतः विभिन्न प्रदेशों में अनाज की दर प्रत्येक वर्ष से पिछले 10 वर्षों के अनुपात से निर्धारित की जाती थी। गेहूं, कपास, तेल आदि 95 वस्तुओं की दर की सूची प्रत्येक प्रदेश के लिए तैयार की जाती थी। कर सर्वप्रथम अनाज और उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं के रूप में निश्चित किया जाता था, तत्पश्चात उस प्रदेश की दर के हिसाब से उसका मूल्य निर्धारित करके उसे वसूल किया जाता था। चौथा है राज्य कर संग्रह करने की पद्धति। राजस्व कर वर्ष में 2 बार वसूल किया जाता था, रबी की फसल से तथा खरीफ की फसल से। गांव के मुखिया भूमि कर वसूल करने में आमिर, गुजार, पोद्दार आदि की सहायता करते थे तथा इस सहायता के लिए उन्हें 2 से 2.5% कमीशन मिलता था। सम्राट का आदेश था कि कर वसूल करने वाले कर्मचारी पहले कृषकों से बकाया कर वसूल करें, तत्पश्चात वर्ष की उपज का कर संग्रह करें। कृषकों को कर्मचारियों के अत्याचारों से बचाने के लिए प्रत्येक कृषक को पट्टा प्रदान किया जाता था, जिसमें उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भूमि की पैमाइश स्थान निश्चित पर एक प्रकार से अंकित रहता था। 5वां है भूमि पर कर पद्धति का व्यवहारिक रूप। भूमि सुधारों के द्वारा अकबर ने भारत में रजत वाली प्रथा प्रचलित की तथा
कृषि का सरकार से सीधा संपर्क स्थापित किया और उन दोनों के बीच वर्ग का उसने अंतर कर दिया। अर्थात जैसे कि पहले जमींदार होता था तो जमींदार कृषकों से कर वसूलता था और उस कर को ले जाकर राजा को देता था। इस प्रकार से पहले व्यवस्था चलती थी। तो जमींदार जो होते थे वह किसानों का, कृषकों का शोषण करते थे, परंतु इस बीच वाली एक प्रकार से जो व्यवस्था थी उसको ही समाप्त किसने कर दिया? अकबर ने। अब जो है कृषकों का सीधे राजा से संपर्क होता था, सरकार से संपर्क होता था, वह कर सीधे सरकार को देते थे। अकबर ने कृषि की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा। भूमि पर उनका अधिकार स्वीकृत करके उन्हें पट्टे दिए गए तथा उनके कबूलियत पर हस्ताक्षर करवाए गए। बंजर भूमि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर कृषकों को खेती करने के लिए प्रोत्साहित जो है वह किया गया। अकबर के भूमि सुधार के परिणाम क्या हुए? कृषकों को नवीन व्यवस्था के द्वारा काफ़ी सुरक्षा प्राप्त हुई। 22 प्रकार के अन्य करों को सम्राट अकबर ने समाप्त कर दिया। पदों के द्वारा सम्राट ने भूमि पर कृषकों का अधिकार सूचित किया तथा उन्हें निश्चित करके अतिरिक्त अन्य कुछ न देने की प्रतिज्ञा भी एक प्रकार से की। अर्थात जितना कर फिक्स कर दिया गया है आप उतना ही दीजिए, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। दुर्भिक्ष के समय में अर्थात विभिन्न अकालों के समय में राज्य उनकी प्रत्येक प्रकार की सहायता करता तथा समय पड़ने पर उन्हें ऋण प्रदान करता था, जिससे महाजन के ब्याज और शोषण से उनकी रक्षा होती थी। एक प्रकार से अकाल का समय आ जाता था, फिर भी पहले के राजा जो पहले के शासक थे वह कर वसूलते थे। इससे क्या होता था? कर वह देने के लिए साहूकारों से, महाजनों से ऋण लेते थे और ब्याज इतना ज़्यादा वह लोग ले लेते थे कि किसान जो है वह परेशान हो जाते थे, वो अपनी भूमि तक गिरवी रखने के लिए मजबूर हो जाते थे। तो जब दुर्भिक्ष में, अकाल में सरकार सीधे सहायता उनकी करने लगी, कर न लेने लगी, उनको खाने के लिए भी देने लगी अनाज, तो एक प्रकार से उनका बहुत अधिक फायदा हुआ, बहुत अधिक मुनाफा हुआ। सम्राट अकबर के समय कृषकों का विशेष ध्यान दिया गया तथा युद्ध के लिए प्रस्थान करती हुई सेना के द्वारा यदि संकीर्ण मार्ग के होने के कारण फसल की क्षति हो जाती थी तो उसकी क्षतिपूर्ति राज्य द्वारा की जाती थी। सैनिकों को सम्राट का आदेश था कि वह कृषकों को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाएं। इस प्रकार मुगलों की भूमि व्यवस्था कृषकों के लिए बहुत लाभदायक एक प्रकार से सिद्ध हुई। तीसरा है, ब्रिटिश काल में सरकार को चाहे कृषि को उतना धन प्राप्त नहीं हो सका, परंतु उनके द्वारा स्थापित जमींदारों को लगान का 2 गुना धन शिक्षक से वसूल करने का पूर्ण अधिकार था तथा वह इससे भी अधिक वसूल करते थे। अर्थात सरकार के द्वारा मान लीजिए 1/4 जो है कर वह निश्चित किया गया, परंतु जो जमींदार होते थे उससे ज़्यादा वसूल लेते थे, 1/2 वसूल लेते थे। अर्थात 25% टैक्स लगाया गया है। जो जमींदार 50%, 30%, 40% वसूल लेते थे, 25% सरकार को देते थे और जो एक्स्ट्रा वसूलते थे वह स्वयं रख लेते थे। स्वयं अमीर से अमीर होते चले जाते थे और गरीब से गरीब किसान होते चले जाते थे, उनका शोषण होता था। लेकिन अकबर के समय में ऐसी व्यवस्थाएं जो थी समाप्त हो चुकी थी, अतः कृषि पर करों का भार कम नहीं था। यद्यपि कृषकों तथा सरकार के मध्य संबंध रखने वाले वर्ग को इस व्यवस्था से लाभ होता था। अकबर की भूमि व्यवस्था से राज्य, कृषक वर्ग दोनों को ही एक प्रकार से लाभ पहुंचा था। जहांगीर के शासनकाल में भू राजस्व कैसा था? जहांगीर के शासनकाल में प्रशासकीय नियंत्रण ढीला हो गया। इस कारण भू राजस्व व्यवस्था में ढीलापन आ गया। कृषकों का राज्य से सीधा संपर्क टूटने लगा। मुकदमों या जागीरदारों की सेवाएं जो है भू राजस्व वसूली के लिए पुनः ली जाने लगी। ये वसूलकर्ता जो होते थे कृषकों से भू राजस्व के अतिरिक्त धन वसूल करने लगे। कृषकों का शोषण होने से उन्हें खेती एक प्रकार से छोड़ देनी पड़ी। इससे राज्य का आय पर घट जाता है। जहांगीर ने अमीरों को उनके निवास स्थान तथा जन्म स्थान के निकट ही जागीर प्रदान कर दी। धीरे धीरे जागीर ये वंशानुगत होने लगे। जो जागीरदार होते थे उनको जो जागीर दी जाती थी, जो भूमि दिया जाता था कर वसूलने के लिए, उसी के पास में इनको जो है जागीर दे देते थे और धीरे धीरे वह अपना विस्तार करते चले जाते थे। शाहजहां के समय में शासनकाल में भू राजस्व का कैसा था? शाहजहां के समय में कृषकों की हालत खराब हो गई। साम्राज्य की 10% के लगभग कृषि भूमि जागीरों में विभक्त हो गई। यही जागीरदार ग्रामों में भूमि कर वसूल करते थे। भू राजस्व की दर 1/3 से बढ़ाकर 1/2 कर दी गई। कृषकों को अब उस भूमि पर भी भू राजस्व देना पड़ता था जिसे उसने
परती छोड़ दिया है। इस प्रकार शाहजहां के समय में अकबरकालीन टोडरमल बंदोबस्त समाप्त हो गया और ठेकेदारी प्रथा एक प्रकार से जारी हो गया। अर्थात ठेके के रूप में मान लीजिए कि आपको इतना दे दिया गया है ज़मीन, आप चाहे उसमें खेती करिए या ना करिए, उसका कर आपको चुकाना ही पड़ेगा। इससे राज्य की आय बढ़कर प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपए हो गई, परंतु यह आय कृषकों की सुख समृद्धि की बड़ी बलि चढ़ाकर प्राप्त हुई थी। अर्थात उनको अधिक से अधिक कर देना पड़ रहा था। राज्य की आय तो बढ़ रही थी, परंतु जो कृषक हो रहे थे वह गरीब हो रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, वह परेशान हो रहे थे शाहजहां के समय में। औरंगजेब के शासनकाल में भू राजस्व कैसा था? औरंगजेब के शासनकाल में जाब्ती प्रणाली लगभग समाप्त हो गई थी। नस्क प्रणाली का व्यवहार बढ़ा, अर्थात अनुमान के आधार पर तथा साधारण पैमाइश के आधार पर भू राजस्व निश्चित होने लगा। औरंगजेब ने उपज का 12% भू राजस्व वसूल किया। उसके समय में जागीरदारी और ठेकेदारी प्रथा जारी रही। कृषकों के हितों की ओर ध्यान देने का समय उसे तथा उसके अधिकारियों के लिए एक प्रकार से नहीं था। राजस्व वसूली के समय कठोरता बढ़ती जाती थी। राजस्व कर्मचारी जो हैं वह बेईमान और भ्रष्ट होने के साथ साथ अत्याचारी भी हो गए थे। कृषकों से नियत राशि से भी अधिक कर वसूल किया जाता था। कृषकों से भेंट या उपहार लेने का सामान्य एक प्रकार से यह व्यवस्था हो गई थी। वे कई बार कृषकों की उपज तैयार होने के पूर्व भी कर वसूल लेते थे। अनेक बार वसूल की गई राशि को वे समय पर राजकोष में भी जमा नहीं करते थे। जानबूझकर खेतों को परती दिखाकर या अकाल दिखाकर वे वसूल की गई राशि को हड़प लेते थे और इस प्रकार कृषकों की दशा जो है दिन प्रतिदिन असंतोषजनक होती गई और इसका साम्राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी घातक एक प्रकार से प्रभाव पड़ा हुआ था। कुल मिलाकर आपने समझ लिया कि मुगल काल में भू राजस्व प्रणाली कैसी थी। सबसे अच्छी भू राजस्व प्रणाली जो है वह अकबर काल के समय में थी और विभिन्न उसके पहले जो शासक थे उनको तो समय ही नहीं मिला था, जागीरदारी व्यवस्था ही चल रही थी। शेरशाह सूरी ने जो है भूमि की पैमाइश कराई हुई थी, भू राजस्व व्यवस्था में कुछ सुधार लाने का प्रयास किया हुआ था, परंतु अकबर ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और वह सफल भी रहा और उसके बहुत अच्छे प्रभाव भी देखने को मिले थे। परंतु उसके बाद फिर वही जो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आते हैं, इनके समयों में भू राजस्व प्रणाली में कृषकों का शोषण होता है और जागीरदार अधिक से अधिक अमीर होते चले जाते हैं। तो यह था आपका यह चैप्टर। बाकी इन चैनलों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप जहां पर आपको अच्छा लगे, मतलब नोटिफिकेशंस अगर आपको यूनिवर्सिटी की चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नहीं टेलीग्राम यूज करते हैं वह व्हाट्सएप चैनल पर बने रहिए। नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको नोट्स जो है चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मात्र 25 रुपये में किसी भी एक सब्जेक्ट का आपको अच्छे से दे दिया जाएगा। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य करिए कि क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।